Everybody's talking about global warming, heat condition, heat waves. It's all psychological. If you keep listening all the time to news that's pouring in, you'll feel the heat. You just stay away from there, take a bath, and it's all fine. It's nothing like that. दिमाग जो है गर्मी से थोड़ा सा बोला गया है। ये सब बहुत ही नेचुरली अभी हो रहा है। लोग बेहोश हो रहे हैं रोड पे और ऑल फॉल बक रहे हैं, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। तो आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, वाकई है, या ये दिमाग का एक फतूर है हमारे? इतनी गर्मी क्यों लग रही है हम लोग? इस गर्मी के असर को समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिससे हमको कुछ आइडिया मिलेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर में 28 मई 2024 को एक न्यूज़ छपी है, जिसका हेडलाइन है हॉटर नाइट्स एंड मगी डेज। इन्होंने बेसिकली दिल्ली के बारे में एक एनालिसिस की है कि आखिर दिल्ली में जो गर्मी का ज़्यादा लोगों को एहसास हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, तो इसकी क्या सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने की इन्होंने कोशिश की है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने एक एनालिसिस किया। उसने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डेटा उठाया IMD से पिछले 10 समर्स का, और इसने चेक करने की कोशिश की कि क्या गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इससे पता ये चला कि जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिल्ली के, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसा नहीं देखा गया है। बट फिर भी लोगों को गर्मी क्यों ज़्यादा लग रही है? 2001 से 2010 तक का ह्यूमिडिटी डेटा का एवरेज देखा गया तो वो आया 53.5% के करीब, जो कि अगले 10 साल में 2010 से 2020 के बीच में वो लगभग आता है 60% के अराउंड। तो ये देखा गया है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। होता क्या है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो आपका जो बदन का जो पसीना होता है वो बॉडी को उतना ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाता है और हीट अंदर बढ़ती चली जाती है। इसी को कहते हैं हीट इंडेक्स। बेसिकली जब आप टेम्परेचर को चेक करेंगे तो टेम्परेचर कुछ और होता है और उसका जो फील होता है वो अलग होता है। जो फील होता है एक्चुअली वो आपकी बॉडी फील कर रही है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंबाइन करके, जो एक फैक्टर निकलता है। बेसिकली बॉडी को वही झेलना पड़ता है। इस एनालिसिस में ऐसा कहते हैं कि 41 डिग्री से अगर ऊपर हो जाता है आपका जो हीट इंडेक्स है, वो एक डेंजर जोन में चला जाता है और आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अभी अगर आप टेम्परेचर्स को चेक करेंगे अपने मोबाइल पे, तो फील में तो सारे लेवल क्रॉस हो रहे हैं। पटना का वेदर अभी हमने चेक किया, ये 2-3 दिन के अंदर का वेदर है, 60 डिग्री दिखा रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि बॉडी को क्या झेलना पड़ रहा है। सड़क पे लोग बेहोश हो रहे हैं। ये गर्मी जो है इंडिया स्पेसिफिक फिनोमेना है या ये कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए 1 जून की रिपोर्ट एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपी है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक्चुअली एक इंटरव्यू है एंड्रयू पर्शिंग का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है साइंस एट क्लाइमेट सेंट्रल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। तो इनका इंटरव्यू लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने और ये छापा है। तो ये एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और ओशन में काम करते हैं, ओशनोग्राफर कहलाते हैं ये, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। इनकी जो स्टडी है वो कोलैबोरेशन हुई है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के साथ, और इनकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन्होंने 30 साल का डेटा उठाया है और इनकी फाइंडिंग ये है कि ह्यूमंस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इनका ऐसा कहना है, उसकी वजह से हर साल लगभग पूरी दुनिया को 30 दिन एक्स्ट्रा हॉट डेज का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर ये कि ह्यूमंस ने ये गर्मी नहीं फैलाई होती, ये ग्लोबल वार्मिंग का इश्यूज नहीं फैलाया होता, तो ये 30 दिन आपके आराम के कट रहे होते जैसे पहले कट रहे थे। क्लाइमेट ट्रेंड्स ग्लोबली क्या इशारा करते हैं? एंड्रयू बताते हैं कि एक्सट्रीम हीट कंडीशन प्रोमिनेंट फीचर रहेगा। गर्मी की वजह से एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मतलब ज़्यादा बारिश और बाढ़ आएगी। ज़्यादा भाप रात को और गर्म करेगा, जिससे रात में ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। अभी जो हमने दिल्ली की रिपोर्ट की बात की इसके पहले, उसमें भी बिल्कुल यही बात आ रही थी कि ज़्यादा भाप की वजह से रात की गर्मी का जो एहसास है वो ज़्यादा हो रहा है। जानवरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये कहते हैं कि कोरल जो एनिमल होते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से अपना कलर खो रहे हैं। ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है।
मेक्सिको में भारी गर्मी की वजह से बंदरों का बेहोश होकर पेड़ों से गिर जाना आम बात हो गई है। वेदर को लेकर अमेरिका में क्या हालात हैं? साउथ स्टेट्स जैसे एरिज़ोना और टेक्सास में 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। नॉर्दर्न स्टेट्स में जहां विंटर में ज़्यादातर माइनस में टेम्परेचर रहता था, यानी कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता था, अब बहुत ही ऐसा हो रहा है कि कई दिनों तक वहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर रहता है सेंटीग्रेड में, यानी कि एबव फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ग्लोबली हम गर्म होते जा रहे हैं, दुनिया गर्म हो रही है और इसमें इंसान का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन तो है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग कार्बन एमिशन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार तो हम सब हैं, बट अभी इसमें जो रैंक आता है नंबर 1 में यूएसए का आता है। तो इसके बारे में लोगों को बहुत ही डीपली सोचना चाहिए, क्योंकि ये कैसी प्रोग्रेस है जिसमें आप अपने फ्यूचर को ही मार रहे हैं। क्योंकि अर्थ इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसमें एक्सट्रीम वेदर्स देखे जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ने की वजह से जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा वो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा बारिश पैदा करेगा कुछ एरियाज़ में और वहाँ बाढ़ आएगी। तो यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का जो कंडीशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अनस्टेबल बिहेवियर जो है अर्थ का वेदर वाइज वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी ज़िंदगी पे कैसे असर कर रहा है, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है तो उसी वक्त कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी हम बात कर रहे हैं तो कई जगह अभी सूखे की हालत है। इम्फाल में अभी 2 दिन पहले बाढ़ आ गई। तो ये सिचुएशन है। 1 जून के बाद से हरिकेन का सीज़न आता है यूएस में, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको और सेंट्रल अटलांटिक जो हैं बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, ज़्यादा बिल्डअप होता है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ये एक रेगुलर फिनोमेना हो गया है और लगातार देखा जा रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है और वो ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर हम अब भी ना जागे तो पता नहीं कब जागेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी रिवर्स आर डाइंग, तो बेसिकली ये सारे कनेक्टेड इश्यूज हैं। ये सब तो बात हो गई कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपली यही है कि अपने पानी को, अपने रिवर को बचाइए, पेड़ पौधे लगातार लगाते रहिए, लगातार उनको बढ़ाते रहिए। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इस बात को समझे कि इन्वायरमेंट की जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 होनी चाहिए। किसी भी डेवलपमेंट से पहले इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप पेड़ लगाते रहिए। सराउंडिंग में जितने भी ग्रीन स्पेसेस हैं, जितना हम उनको बढ़ा सकें हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कंक्रीट जंगल लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें इनफ ग्रीन स्पेस हो, वाटर बॉडीज़ हों। कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने तौर पे वो ये हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हम करें। दूसरा ये है कि जब एसी की कोई ख़ास ज़रूरत ना हो तो एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना भी ग्रीन स्पेस हम बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने में कोशिश करें। कहीं पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ भी ऐसा लग रहा है मौका आता है तो इसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली हम लोग करें तो इसका हमको असर कुछ सालों में दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटॉनवे।